हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो नायक सीरीज चली हुई है उसके सेट नंबर 26 पर पहुंच गए हैं। और जो भी इस सीरीज देख रहा है, जिसको भी इसके बारे में पता है, आप सबको पता होगा कि आज से जो 26 नंबर सेट है उसको एडवांस नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो आज हम एडवांस सेट है फर्स्ट, उसका रिवीजन करेंगे। ये जो सेट है ये आपके लिए बहुत से वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप सीरियसली पढ़ाई के लिए, किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप सबको पता है इसमें वो कंटेंट है जो आज के टाइम में जो पेपर आ रहे हैं हमारे, उस पैटर्न पर सर ने ये सीरीज बनाई है। और ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आप एक बार इस सीरीज से पढ़कर देखिए। आप जब जहां 20 क्वेश्चन बना रहे हो वहां पर आपके 30 अबोव क्वेश्चन बनेंगे। ये मैंने मिनिमम बताया है, लेकिन अगर सीरियसली आप इसमें तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आज हम इस सेट का रिवीजन करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, और वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बताएं कि ये सीरीज के बारे में। और हैंड रिटन नोट्स हैं, उसकी पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इस सीरीज से आप जरूर जुड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इसमें नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है जो रियल में एग्जाम में आपको एज इट इज मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत कितने राष्ट्रीय पर्व मनाता है? यानी कि नेशनल पर्व कितने हैं, नेशनल फेस्टिवल? तो वो 3 हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। ठीक है, महात्मा गांधी जयंती। तो आप सबको पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं, बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, होली है, त्योहार है, लेकिन जो नेशनल पर्व है, नेशनल त्योहार है, वो कितने हैं? वो 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुकम्मा उत्सव कितने दिन मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा बथुकम्मा कहाँ पर मनाया जाता है। बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। और ये कितने दिन मनाया जाता है? 9 दिन मनाया जाता है। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ी गहराई से हैं। ऊपर ऊपर के जो इनके जिसके सीधे आंसर है, जैसे बथुकम्मा उत्सव, तो इसका सीधा आंसर तेलंगाना है। ऐसे क्वेश्चन जो 25 सेट हैं उनमें करवा दिए गए हैं। अब उनमें थोड़े से उनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रियल में बन सकते हैं, और इनका अगर हम आंसर देंगे तो हम काफी भीड़ से आगे आएंगे। ठीक है, हम एक सिलेक्शन की लाइन में पहुंचेंगे और मेरिट लिस्ट में अपना नाम पाएंगे। तो बथुकम्मा उत्सव वो कितने दिन मनाया जाता है? वो 9 दिन मनाया जाता है। और ये कौन से महीने में मनाया जाता है? सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। बथुकम्मा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है माँ जीवित है। ठीक है, इसका अर्थ पूछा जाए कि बथुकम्मा का अर्थ क्या है, तो वो है माँ जीवित है। नेक्स्ट है, पुष्प उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये दोनों स्टेट में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना क्या बना था? 29वां राज्य बना था। अब वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको अब क्या बना दिया गया है? यूटी बना दिया गया है। नेक्स्ट है अट्टुकल पोंगल, ये भी 10 डेज त्योहार है, केरल में मनाया जाता है। ये महिलाओं का सबरीमाला है। और पोंगल है, पोंगल कितने दिन मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु का है, ये 4 दिन मनाया जाता है। ओणम है, ये भी 10 दिन मनाया जाता है, केरल का त्योहार है। हॉर्नबिल ये कहाँ का है? नागालैंड का है और ये भी 10 दिन मनाया जाता है। और कांग चिंगमा है, ये भी 10 डेज मनाया जाता है, मणिपुर का की रथ यात्रा है। और सक्रेमी ये 10 दिन का त्योहार है, नागालैंड का। और आगामी जो ट्राइब है, जनजाति है, इसके द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, और रज पर्व है, ये ओडिशा का है और ये कितने दिन मनाया जाता है? ये 3 डेज मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको देख रहे हो, पता है कैसा कंटेंट है। आप देखना, कंप्लीट क्लास करके आपको एक पॉजिटिविटी फील होगा अगर आप रियल में 25 जो सेट है उनसे जुड़े हुए हैं तो। नेक्स्ट है, मुकना मार्शल आर्ट का संबंध किस राज्य है? तो मुकना जो मार्शल आर्ट है ये किससे संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है। और मर्दानी मलखम ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। और मलखम है, ये मध्य प्रदेश की भी है। 2013 में
2013 में राष्ट्रीय खेल इसको घोषित कर दिया गया था एमपी सरकार के द्वारा। एमपी सरकार द्वारा मलखम्ब को 2013 में राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया था। सिलंबम और वरमकई कलई ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और थांगटा सरित सरक ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है। और कलारीपट्टू है ये केरल का है। ठीक है, मार्शल आर्ट है ये। और इम्बुआई कुश्ती आर्ट कहाँ का है? ये मिजोरम का है। नेक्स्ट है आंटी कलेजा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये दक्षिण जो भारत है, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक से संबंधित है। तीनों स्टेट में यानी कि दक्षिण भारत में जो हमारा भारत का मैप है उसके अकॉर्डिंग ये दक्षिण भारत है, वहां पर ये किया जाता है। आंटी कलेंजा और बुट्टा कोला और नागर राधने नृत्य ये भी कहाँ पर होता है? ये भी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में होता है। रठवानी घेर ये कहाँ पर होता है? रठवानी घेर है, राठवानी घेर ये गुजरात में होता है। फाग और चारखा हिमाचल प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश में जवारा और मटकी ये मध्य प्रदेश में होता है, जवारा, मटकी और राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नृत्य महारियो द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है वो महारियो द्वारा किया जाता है? तो वो ओडिशा नृत्य है। ठीक है, इसके जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? इसके प्रमाण उदयगिरी की गुफाएं और खंडगिरी की गुफाएं यहाँ से इनका प्रमाण मिला है। और ऐसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो कहाँ कहाँ किस राज्य में है? तो वो ओडिशा में है। इसकी सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसका जो ओडिशा नृत्य है इसका वर्णन हमें कहाँ से मिला है? नाट्य शास्त्र से मिला है। और नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र में जो ओडिशा नृत्य है इसको ओडा नाम दिया गया है। ठीक है, गोटीपुआ है ये युवा बच्चियों से संबंधित है। और राज दरबार में इसे नरताला कहा जाता है। ठीक है, और विशेष ज्योमितीय पैटर्न है ये कौन सा है? ये संचल मूर्ति है, इसको एक पैटर्न बताया गया है। और मणिपर्वलम भाषा है। और अट्टुगुलम और अंटावुस ये किससे संबंधित है? ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और इसमें क्या है? 40 गीतों का एक संग्रह है। और मोहिनी अट्टम है इसको वी मेनन जो मलयालम के कलाकार हैं और कल्याणी अम्मा इन्होंने इसका क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था। कथकली से किसे संबंधित है? जो कोल्लीकुट्टू है और थोडम से शुरू होता है ये किसे संबंधित है? कथकली से है। कुचिपुड़ी जो कर्नाटक संगीत है इस कुचिपुड़ी में जो पुरुष द्वारा जो पोशाक पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं? बंगल बंदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो दिल्ली में है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और इंडिया ओलंपिक संघ एसोसिएटेड इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बीसीसीआई है भारत की जो क्रिकेट टीम है उसको रेगुलेट करती है। बीसीआईसी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो आर ई ग्रांट गोवले बने थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? रोजर बिन्नी है ये जो 36वें नंबर के हैं। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी काउंसिलिंग के भारतीय अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये बने थे जगमोहन डालमिया 1997 से 2000 तक रहे थे। ठीक है, और आईसीसी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? आईसीसी के पहले अध्यक्ष बने थे कोहलिन काउडे। ठीक है, और अंतिम अध्यक्ष कौन बने थे? जहीर अब्बा बने थे। नेक्स्ट है खो खो के जो मैदान है उसका माप कितना होती है? तो 34 मीटर लंबाई और 10 मीटर इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल है इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। और इसका माप कितना है मैदान का? 26 मीटर और 14 मीटर है। ये लंबाई और चौड़ाई का इनका यूनिट है। ठीक है, और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसमें 13 लेंथ होती है और 10 मीटर इसकी ब्रेथ होती है। वॉलीबॉल है इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। 18 और 9 इसका क्या है? माप है मैदान का। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और 30 और 20 का इसका क्या है? माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और 270 इसकी लंबाई होती है मीटर और 180 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉकी है। हॉकी का जो मैदान होता है वो 91 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है और इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है होपमैन का संबंध किस खेल से है? तो होपमैन का संबंध वो किस खेल से है? टेनिस से है। और मर्सिडीज और डेविस कप का संबंध किससे है? ये भी टेनिस से है। ठीक है, और
और खैतान और दुबई कप, लिम्का ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? ये शतरंज की ट्रॉफी है। और बैडमिंटन के कप कौन कौन से हैं? थॉमस, ये मेल ट्रॉफी है, और उबेर है, उबेर कप है, वो फीमेल है। ठीक है। अमृत दीवान कप है, ये भी बैडमिंटन का कप है। ठीक है। नौकायान वेलिंगटन और शक्ति ट्रॉफी, ये नौकायान से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। अन्य इसका मान पुरस्कार भी इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और फर्स्ट प्राइज किसको मिला था? न्यू बाय को मिला था, जिसकी बुक कौन सी थी? समथिंग टू आंसर फॉर। ठीक है, ये इसकी बुक थी। पहले भारतीय कौन थे जिनको ये बुक का पुरस्कार मिला था? तो पहले भारतीय थे वीएस नायपाल, जिनको इन ए फ्री स्टेट बुक के लिए इनको ये मिला था। पहली महिला कौन थी? अरुंधति रॉय थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए इनको क्या मिला था? बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है। एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी और इसमें पहला स्माइल कादरी को मिला था। 2024 में किसको मिला है? जेनी एर्पने बेक को मिला है, जिसकी बुक है कैरोस। ठीक है। अनुवाद किसने किया था इसका? होपमैन ने इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करने थे इनमें। जैसे कि 52वां संविधान संशोधन है, ये किस संबंधित है? ये दल बदल या विरोधी कानून से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसमें जो मताधिकार वोटर की जो एज है उसको 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। 77वां संविधान संशोधन जो 1995 में हुआ था, उसका संबंध किससे है? नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने से है ये। और 91वां संविधान संशोधन क्या है? मंत्रिपरिषद का जो आकार है उसको निश्चित किया गया था। लोकसभा के 15%, लोकसभा का 15% है, लोकसभा का 15% क्या होगा? कैबिनेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें 2-3 कथन दिए रखे थे, उसमें से एक कथन नहीं था, वो बताना था। तो ये एक वैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये एक गैर वैधानिक निकाय है। संविधान में इसका वर्णन नहीं है, तो ये क्या होगा? ये संविधान में इसका वर्णन है विकास परिषद का। ठीक है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी और इसके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और वर्ष में 2 बार इसकी एक बैठक होती है। ठीक है, 2 बार बैठक होती है एक वर्ष में। तो जो ऑप्शन गलत थे वो बताना था और इसकी सही डिटेल है वो नीचे कर दी गई है। सोल्व। नेक्स्ट है, भारत के संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए और कितने संवैधानिक निकाय हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका आर्टिकल 338 में वर्णन है। और जो संगठन दे रखे थे उनका संवैधानिक में कोई वर्णन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के सदस्यों की पदावधि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो जो वित्त आयोग है उससे संबंधित कुछ कथन दे रखे थे, तो उनके बारे में विचार करना है। वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको पूर्ण काल तक अथवा आंशिक काल तक जैसा भी राष्ट्रपति निश्चित कार्य कर सकते हैं। तो ये बात एकदम सही थी। इनके वित्त आयोग के सदस्यों का जो टाइम पीरियड है वो कौन निर्धारित करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा था, वित्त आयोग के सदस्यों को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। तो ये बात भी सही है, एक बार अध्यक्ष बनने के बाद दोबारा भी बन सकते हैं, दोबारा भी इसका मेंबर बन सकते हैं। तो ये दोनों बात इसमें सही हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वित्त आयोग है ये आर्टिकल 280 में है और राज्य वित्त आयोग है ये आर्टिकल 243 आई में है। ठीक है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग जिसकी घोषणा कर चुकी है, अब तो 15वां चल रहा है, लेकिन 16वां जो वित्त आयोग है वो चलेगा। उसकी 2026 से 30 तक इसकी घोषणा कर दी गई है स्थापना, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया होंगे, जो नीति आयोग के क्या बने थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है। और पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? वित्त आयोग के केसी नियोगी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो कौन कौन से दल हैं जिनकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी, और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये 3 ऑप्शन में थे, उसमें से एक नहीं था। तो ये इन दोनों की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। और किस किस की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1923 में किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मुंबई में। और भारतीय बौद्ध महासभा, इसकी स्थापना 1955 में किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। और समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। इसमें एक
कथन में था कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना केशव राव ने की थी 1948 में। नेक्स्ट पूछा था नेशनल पार्टी राजनीतिक दल है, तो 4 ऑप्शन थे, उनमें से बताना था राजनीतिक दल कौन से हैं। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी जो ऑप्शन में था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टी है, तो वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी है। एक तो कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और सीपीआई, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। एक आप पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। बीजेपी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, और बीएसपी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, और एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। वर्तमान में कितनी राजनीतिक पार्टी है, तो 6 राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, पहले कितनी थी, पहले 8 थी, फिर उसके बाद एक जोड़ी गई आप, और फिर उसके बाद 3 पार्टियां हैं, उनका नेशनल पार्टी से उनको हटा दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट है चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, तो किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, तो नसरुद्दीन को कहा जाता है, और महबूब ए हिलाई ए निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है, और गज ए शंकर ये बाबा फरीदुद्दीन को कहा जाता है, और निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन की जो दरगाह है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। और गज ए शंकर जो बाबा फरीदुद्दीन को कहा जाता है, इसकी दरगाह कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और गरीब नवाज किसे कहा जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है, जिसकी दरगाह कहाँ पर है, जिसकी दरगाह अजमेर राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने युगम सही सुमेलित है, तो इसमें से 3 ऑप्शन दे रखे थे, 3 4, तो उसमें से बता रखा था तो कौन सा सही है, तो इसमें कोई भी सही नहीं था। तो इसमें ये दे रखे थे युद्ध, जिनको अलग अलग डेट, इनको अलग अलग कर दिया था। जैसे पानीपत का युद्ध है, उसको 1526 में न करके 27 में कर दिया, इसलिए हर एक को बढ़ा दिया गया था, इसलिए सारे गलत थे। जो सही है वो मैंने लिख दिए गए हैं। ये सारे बाबर के साथ लड़े गए युद्ध थे। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, मेदनी रॉय और बाबर के बीच। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, अफगानों और बाबर के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने कुल 8 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 1504 में इन्होंने काबुल को जीता था। ठीक है, 14 वर्ष की आयु में ये फरगना के शासक बन गए थे। 14 वर्ष की आयु में क्या बन गए थे, फरगना के शासक बन गए थे। और ये किस जाति के थे, तो ये इलबरी चगताई तुर्क थे। ठीक है, और बाबरनामा है वो किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था, और किस भाषा में लिखा था, तुर्क भाषा में लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्क भाषा में लिखा था। और गाजी की उपाधि, खानवा युद्ध के बाद इन्होंने क्या ली थी, गाजी की उपाधि ली थी। पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने किस विधि का प्रयोग किया था, इसमें तोप का, रूमी विधि का और आसमानी विधि का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और 1530 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है किस किले को बहादुर शाह से बचाने के लिए राणा सांगा की जो पत्नी थी विधवा रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो बहादुर शाह से बचाने के लिए राणा सांगा की जो पत्नी थी रानी ने हुमायूं को क्या भेजी थी, राखी भेजी थी। तो चित्तौड़गढ़ का किला है उसको बचाने के लिए, और रानी का क्या नाम था, रानी कर्णावती था। बाबर हुमायूं का बेटा था, जिनका जो शासनकाल था वो 1530 से 1540 में रहा था। 1540 में सूर साम्राज्य यानी कि शेरशाह सूरी ने इनको हराकर अपना साम्राज्य बना लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1555-56 में ये दोबारा आए, युद्ध जीते, सूर साम्राज्य को हटाया और अपना वो किया, स्थापना की। ठीक है, दिन पन्हा की 1556 में दिन पन्हा की सीढ़ियों जो पुस्तकालय है उनसे गिरकर इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, चौसा का जो युद्ध है 1539 में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया था, हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और 1540 का बेलग्राम का युद्ध, ये भी इन दोनों के बीच लड़ा गया था। दोनों युद्ध में कौन जीते थे, शेरशाह सूरी जीते थे। 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1540 में सूर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, बाबर को हराकर किसने किया था, हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सूर साम्राज्य के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सूर साम्राज्य से संबंधित कुछ बातें बताई गई थी, उसमें से सही थी वो बताने थी, जो गलत थे उनको छोड़ना था। तो शेरशाह सूरी ने 67 वर्ष की आयु में सूर साम्राज्य की स्थापना की, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। और साम्राज्य की स्थापना कब की थी, 1540 में की थी। शेरशाह सूरी है, इसका मकबरा कहाँ है, ये सासाराम बिहार में है। इसका शासन 1540 से 45 तक रहा था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, कालिंजर का किला है जो कीरत सिंह का वहां का वो था, किला का मुख्य था, उस पर आक्रमण के दौरान इनकी गोला फटने से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है चुन्नार का किला। चुन्नार का किला 1530 में जीता था, किसने, शेरशाह सूरी ने। और पूर्वी भारत का इसे क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है चुन्नार के किले को। और हुमायूं ने चुन्नार का किला कब जीता था, 1532 में जीता था, और देवरिया को भी जीता था हुमायूं ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो जीटी रोड है, जीटी रोड है वो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और इसके दरबार में एक इतिहासकार रहते थे अब्बास खां सरवानी, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तारीख ए शेर शाही। ठीक है, जीटी रोड है, इसके शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या रखा था? सड़क ए आजम। बाद में जो अंग्रेज था एक, उसने अंग्रेज ऑकलैंड ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था? जीटी रोड कर दिया गया था। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। हजरत ए आला ये शेरशाह सूरी को कहा जाता है। और जो वर्तमान में रुपए का जो सिक्का है वो किसकी देन है? वो शेरशाह सूरी की देन है। ठीक है, नेक्स्ट अकबर के शासनकाल की घटनाओं को कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अकबर के समय में जो जो घटनाएं हुई थी उनको एक क्रम से लगाना है, पहले जो पहले हुई थी उसको पहले, दूसरे को हुई थी उसको दूसरे नंबर पर। तो दजिया कर की समाप्ति 1564 में की थी। और इबाद खाना का निर्माण 1575 में किया था। और मजहर पर हस्ताक्षर ये 1579 में किया था। और दिन है इलाही की स्थापना 1582 में किया है। तो ये इसका एक क्रम है, ठीक है, उसके हिसाब से इनको लगा दिया गया है। दास प्रथा ये 1562 में खत्म की थी। और तीर्थ यात्रा कर कब लगाया था? 1563 में लगाया था। नेक्स्ट है पानीपत का जो सेकंड युद्ध के संबंध में विचार कीजिए। पानीपत का सेकंड युद्ध है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उनको बताना है। यह युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, ये बात एकदम सही है, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। तो मुगल सेना था उसका नेतृत्व अकबर की तरफ से किसने किया था? बैरम खान ने किया था। अकबर बैरम खान का सेनापति था, तो ये भी बात भी सही हो जाएगी। ठीक है, और ये युद्ध नवंबर 1556 में लड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है। उससे जो ऑप्शन में थे वो दो ही थे, तो वो सही हो जाएंगे। इससे संबंधित कुछ और पॉइंट है। नवंबर 1556 में सेकंड युद्ध हुआ था। और हेमू अंतिम हिंदू सम्राट था। और हेमू है वो आदिल शाह का क्या था? सेनापति था। किसकी विजय हुई थी? अकबर की हुई थी। और अकबर का जो मुगल साम्राज्य था उसमें सबसे लंबा समय किसका था शासन? वो अकबर का था। ठीक है, नेक्स्ट है राजपूतों के प्रसिद्ध योद्धा जयमल और फतेह का संबंध किस राज्य से था? तो ये चित्तौड़ से था। और अकबर के जो क्रम है जीत है वो कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ को 1567 में जीता था, रणथंबोर को 1569 में, और बीकानेर को 1570 में, जैसलमेर को 1570 में इन्होंने जीत हासिल की थी। और गुजरात विजय कब किया था? 1572-73 में किया था। और जो इनके समय में घोड़ा प्रणाली थी वो कौन सी थी? मनसब्दार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने किस अधिकारी को मदद ए म्यास के बिरवा में भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाने पर सजा दी थी? तो ये अबू नबी खां थे, जिनको ये क्या दिया था? भ्रष्टाचार का दोषी बनाकर इसको सजा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल फजल है, इसने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा बुक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट है सौरमंडल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो निहारिका को सौरमंडल और तारा का जनक कहा जाता है, तो ये बात सही है। सूर्य में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच जो स्थित ग्रहों को भीतरी या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ये बात भी सही है। बुध शुक्र, सूर्य के बाद सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है और पृथ्वी और मंगल, इन सभी ग्रह को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और जो बाकी बच गए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको भारी ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट रिंग ऑफ फायर शब्द किसे संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर किसे संबंधित है? इसमें अलग अलग ये भूकंप से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी और ये प्रशांत महासागर में है, तो ये सही है। रिंग ऑफ फायर को अग्निवलय भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर में 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या आती है? इसमें सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी इसी में होती है। ठीक है, इसलिए इसको अग्निवलय कहा जाता है। इसको किसने खोजा था? इसको एच बेनियोफ ने खोजा था 1940 में। और ये किस टाइप की आकृति किसी है इसकी? घोड़े की नाल की जैसी इसकी आकृति है। नेक्स्ट है सिल्ड ज्वालामुखी, जिसको गुमटी ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध है उस कथन पर असत्य बताना है। तो यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोट होती है, तो ये गलत है। ये ज्वालामुखी कम विस्फोट होती है। ठीक है, और यह ज्वालामुखी बेसाल्ट निर्मित होते हैं। हवाई द्वीप में ज्वाला, वो रॉन्ग एक हो गया, ये जो इसके राइट है वो आंसर है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होती है, ये हवाई द्वीप की ज्वालामुखी है। और इल्गाचुर ज्वालामुखी ये हवाई कनाडा में आई, कनाडा की ज्वालामुखी है, ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है अवसादी सेलों के संदर्भ में कथनों पर अध्ययन कीजिए। तो अवसादी सेल है उनके बारे में बताया है। अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों से हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये सेल कठोर नहीं होते, ये बात भी सही है। और इनका विस्तार पृथ्वी पर 85% पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो गलत थे उनको भी मैंने सही करके लिख दिया गया है। तो ये
किससे संबंधित है? ये अवसादी जो सेल्स हैं, चट्टान है, उनसे संबंधित है। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और कठोर चट्टानें कौन सी होती हैं? आग्नेय सेल्स हैं वो कठोर होती हैं, और अवसादी है वो कठोर नहीं होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टानें इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, और अवसादी चट्टानें जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, चूना, लेटराइट, ये किसके एग्जाम्पल है? अवसादी के। कायांतरित है इसके स्लेट, मार्बल, ये किसके हैं? कायांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मानकी पर्वत, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है, वह किस महासागर में स्थित है? तो वह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसको व्हाइट पर्वत ये भी कहा जाता है। यही यूएसए के हवाई द्वीप में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। नेक्स्ट है कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो वापसी की शक्ति, ये एल्बिडो से संबंधित है। जो सौर विकिरण है कि जो परावर्ती मात्रा को एल्बिडो कहा जाता है। सूर्य की जो सन से जो कुछ आता है उसको अर्थ के द्वारा वापस भेज दिया जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? एल्बिडो। नेक्स्ट है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में दिए गए क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही हास्य, मतलब उनको कम से ज्यादा की ओर लगाना है। ठीक है, तो जो तृतीय क्षेत्र है उसमें सब ज्यादा से कम से, तो तृतीय जो क्षेत्र है थर्ड, उससे हमें सबसे ज्यादा क्या होता है? जीडीपी प्राप्त होती है। सेकेंडरी से उससे थोड़ी कम, और प्रथम से सबसे कम होती है। आपको पता है जो थर्ड तृतीय जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें सर्विस आते हैं, हॉस्पिटल, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब किसमें आते हैं? ये सब इसमें आते हैं तृतीय क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? उद्योग, विनिर्माण, ये सब किसमें आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक में कौन से आते हैं? एग्रीकल्चर, कृषि, पशुपालन, ये सब किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? तो कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? भौतिक होती है, पूंजी। कोई भी अगर हमें उद्योग शुरू करना है तो उसमें सबसे पहले हमें पूंजी की जरूरत होती है, उसके बाद श्रम, उस पर लेबर की, और भूमि की जहां पर ये लगाना है, और ज्ञान और उद्यमी, इसकी जरूरत होती है। 4 चीजों की जरूरत होती है। इसमें 3 की देकर और एक अलग देकर पूछ सकता है, इनमें से कोई नहीं है। और 3 अलग देखकर और एक राइट देखकर तो राइट पूछ सकता है। किसी भी टाइप से इसके 2 क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के प्रमुख योगदान रहा है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन किन किन ने किया था? तो वो बताना था। तो इसमें 5 ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन में 5 इसके कथन थे, तो पांचों ने सभी ने भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसका आकलन किया है। विलियम डिम्बी ने 1899 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। आरसी देसाई ने 1931 में और 40 में आय का आकलन किया था, और फिडले सिराज ने 1911 में, 22 में और 34 में किया था, और डॉक्टर वी राव ने भी राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ठीक है, और जब सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था तब कितना बताया था पर पर्सन इनकम? तो वो 20 रुपए बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट है युग्मों पर विचार करना है, तो इसमें जो सही है वो बताना है। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त, जो आगत के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि एग्जांपल कपास, गेहूं, स्टील, ये मध्यवर्ती वस्तुओं के एग्जांपल हैं। अंतिम वस्तु जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता, बाद में अंतिम रूप देने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कमीज, कपड़े से कमीज बन गया तो दोबारा इसका क्या नहीं बनेगा? कपड़ा नहीं बनेगा। कपड़ा तो बन जाएगा लेकिन जैसे पहले था वैसा नहीं बनेगा। बिस्किट, जैसे गेहूं से बिस्किट बन गए तो दोबारा बिस्किट से गेहूं नहीं बनेगा। टीवी, जिसका एक शेप आ गई है टीवी, तो वो टीवी रहेगा। ठीक है, मूल्यह्रास क्या होता है? सकल निवेश के मूल्य के किए गए लोप को क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास कहा जाता है। इसमें गलत कथन थे, उसमें से बताना था कौन सा सही है। तो इसमें जो गलत थे उनको भी मैंने सही करके लिख दिया गया है। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं था, तो मैंने सभी कथनों को जो राइट थे वो राइट बना दिए गए थे, रॉन्ग थे उनको राइट बना दिए गए। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोट होता है। और असव शक्ति, असव शक्ति में असव शक्ति में 746 वोट होते हैं, और असव शक्ति में केवल शक्ति को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना है। इसमें जो राइट है वो बताने थे। डॉप्सन की इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और वायुमंडल में ओजोन की जो औसत मात्रा है मोटे तौर पर वो 300 डॉप्सन इकाई है, तो ये बात भी सही है। तो दोनों जो इसमें कथन थे वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी की इकाई, पृथ्वी की जो इकाई है उसको किलोमीटर में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक क्या होता है? किसके बराबर होता है पारसेक की?
तो वो होता है 3.25 वर्ष प्रकाश वर्ष, ठीक है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, वो पारसेक है। नेक्स्ट है SR, जिसके परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितने हैं, 90 और 30 है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार करने, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या 52 हो जाएगी। 90 में से 30 लेस करेंगे तो 52 आ जाएगा। और प्रोटोनों की संख्या जो नीचे होती है, इसका परमाणु भार वही होता है 30, तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रोटोनों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट, तत्वों में से किन में तापीय न्यूट्रॉन के टकराने पर विखंडन हो जाता है, तो ये यूरेनियम 236 और प्लूटोनियम 239, ठीक है, इनके टकराने से विखंडन हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं सुमेलित है, तो इसमें जो नहीं था उनको भी मैंने सही करके लिख दिया गया है। तो ये वैज्ञानिक है थियोफ्रेस्टस, इसलिए वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। कैरोलस लिनियस ये वर्गिक विज्ञान के जनक हैं। और इवानो वस्की ये विषाणु विज्ञान के जनक हैं। और आधुनिक विकास विज्ञान के जनक कौन है, वो डार्विन है। और विकासशील पारिस्थितिक जनक कौन है, वो लैमार्क है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो ये ब्रायोफाइटा है, ये अनुपुष्पी पादप है और यह क्रिप्टोगैम्स पादप है, जिसमें भ्रूण नहीं होता है। यह पादप जगत का उभयचर कहलाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, ठीक है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है, तो इसमें बताना था आर्थ्रोपोडा है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो ये बिल्कुल सही है। जिसमें कीट, मछली और सरीसृप ये सब किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और 1845 में वोन डी वोल्ड ने इसको बताया था इसके बारे में, ठीक है। कीट वर्ग है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। और दूसरा बड़ा संघ कौन सा है, वो मोलस्का है। इसमें सीप, ऑक्टोपस, घोंगा ये सब आते हैं। नेक्स्ट है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्लादिमीर पुतिन ने रूस की 2024 की जो ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान किस विषय पर जोर दिया है, तो उसने वैश्विक विकास और सुरक्षा की ओर आगे बढ़ाना पर जोर दिया गया है। इसकी बैठक कजान रूस में हुई थी। और ये कौन सा सम्मेलन था, 16वां सम्मेलन था। 15वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था 2023 में। और ब्रिक्स में के 6 नए देश शामिल जुड़ गए हैं 1 जनवरी 2024 से। मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया और ईरान और अर्जेंटीना। लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने इसमें जुड़ने से मना कर दिया गया है। फाइनल में कितने देश जुड़े हैं इसमें, फाइनल में 5 देश जुड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, JRD टाटा थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, PT उषा है, जो भारत की पहली महिला है जो इसकी अध्यक्ष बनी है। और इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की स्थापना 1909 में हुई थी। इसके अध्यक्ष थॉमस बॉक है और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है, संजय सिंह है। और शतरंज फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, नितिन नारंग है। नेक्स्ट है 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की सत्र की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, तो भारत में नई दिल्ली में ये पहली बार हो रहा है। इसमें कुल कितने देश हैं, इसमें कुल 21 देश हैं। और इसका पहला सत्र है वो कहाँ हुआ था, 1977 में पेरिस में हुआ था। और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, ठीक है। और इसके महानिदेशक कौन है, आंद्रे अंजेलो है, ठीक है। और भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है यूनेस्को में, तो विशाल V वर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, तो लियोनेल मेसी ने जीता है। और ये अर्जेंटीना के हैं। मेंस कोच ऑफ ईयर किसको मिला है, पेप गोर्डियोला को मिला है। और फीमेल ऑफ द ईयर किसे मिला है, अटाना बोमाटी को मिला है, जो स्पेन की खिलाड़ी। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी है, ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुण ने लिखी है ये बुक, ठीक है। और 4 स्टार ऑफ द डेस्टिनी ये किसकी बुक है, ये मनोज मुकुंद नरवणे की है, जो आर्मी के क्या है, प्रमुख है, ठीक है। संस्कृति के आयाम ये मनोज मिश्रा की है। और गांधी ए लाइफ ऑफ 3 कैंपेनिंग ये किसकी है, MG अकबर की बुक है, ठीक है। ये हाल ही में चर्चा में करंट की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C जगनमोहन रेड्डी द्वारा उद्घाटन की गई स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 206 फीट है। जिसमें मूर्ति की ऊंचाई 125 फीट है और इसका जो आधार है वो 81 फीट है, ठीक है। और जगनमोहन रेड्डी कहाँ के CM है, ये आंध्र प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा में हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत 7वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है, तो ये फारसी को किया गया है। शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6 है। 7वीं को शामिल करने के लिए कहा गया है। तमिल है वो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा, जिसको 2004 में शास्त्रीय भाषा बनाया गया था। उड़िया है ये 2014 में
सबसे नई शास्त्रीय भाषा है, और पाली और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा बनाने की क्या है, संभावना है। 1886 में एजुकेशन पॉलिसी है, उसको बदलकर 2010 की नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, के कस्तूरी रंगन थे। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा किन दो व्यक्तियों को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2023 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, शुभमन गिल को चुना गया। आईसीसी के द्वारा किसे चुना गया है, तो आईसीसी के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर पेंट कमिंग को चुना गया, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ओडीआई का ऑफ द ईयर ये विराट कोहली को चुना गया। और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ये आसमान खवाजा को, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और T20 में किसे चुना गया, SK वाई है, इनको चुना गया। और आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ये सचिन रविंद्र को चुना गया, जो न्यूजीलैंड के हैं। और आज का होमवर्क का क्वेश्चन था, आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो ये रिचर्ड इलिंगवर्थ को चुना गया। ठीक है, ये आज की क्लास थी। आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सबको पता है लिखने में कितनी मेहनत लगती है, तो प्लीज आप सब एक एक जरूर शेयर करें, एक एक सब्सक्राइब जरूर करवाएं। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। टाइम टू टाइम आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलेगी। अगर आपकी किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताना, मैं उसमें वो भी शामिल कर लूंगी। प्लीज आप सब चैनल को सपोर्ट जरूर करें, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।